ये कहानी है तासुआ नेम के लड़के की, जिसको एक बेकार बच्चा माना जाता था क्योंकि उसको मैजिक नहीं आता था। तो उसकी खुद की माँ उसे बुली किया करती थी। असल में इस दुनिया में सभी को थोड़ा बहुत मैजिक आता है, लेकिन तासुआ को 1% मैजिक भी नहीं आता था और उसकी खुद की माँ उसे खत्म करना चाहती थी और ये टॉर्चर दिनों दिन बदतर होता जा रहा था। 4th बर्थडे में तो उसकी माँ ने उसको एक फॉरबिडन सर्जरी के लिए भेजा, जिसमें उसके दिमाग को फ्राइड किया जाना था ताकि उसकी पावर को निकाला जा सके। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल जाता है और तासुआ के सारे इमोशंस चले जाते हैं और उसकी माँ उसके ऊपर रोज ना रोज कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। तासुआ को इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता था, लेकिन उसकी माँ उसकी सुनती नहीं थी। उसकी माँ के लिए तासुआ सिर्फ बेकार चीज थी और उसको सिर्फ अपने काम के लिए और अपनी बहन के बॉडीगार्ड के लिए यूज किया जाता था। लेकिन एक दिन तासुआ के अंदर खुद मैजिक आ गया। उसने एक ऐसा मैजिक डेवलप करा जिससे वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था और ये मैजिक किसी को मालूम भी नहीं था। यहाँ तक कि वो किसी मरे हुए आदमी को जिंदा भी कर सकता था, पर उसने ये एबिलिटी सबसे छुपा कर रखी और ऐसा प्रिटेंड करा कि उसको मैजिक आता ही नहीं है। यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ बहन प्लेन में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया करती थी, जबकि उसको पब्लिक के साथ ट्रैवल करना पड़ता था जहाँ पर उसको भूखा रहना पड़ता था। जब तासुआ की बहन मिक्यूसा उसको बैग के साथ देखती है तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसे गंदा लगता है कि तासुआ और वो ब्लड रिलेटेड है। बल्कि उसकी मदर इस बात पर उसको जवाब देती है कि तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम उसे अपना एक नौकर समझो। और उसकी बहन कहती है कि मुझे इसको देखकर ही उल्टी आ जाती है और मैं चाहती हूँ कि एक दिन ये मर जाए। उसके बाद वो सभी अपने विला पहुंच जाते हैं और उनकी मेड हनामी उनका वेलकम करती है। ऐसी ही मियुकी जब अंदर बैठी हुई थी, जब वो बाहर देखती है तो उसको मौसम काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मियुकी कहती है कि क्या वो बाहर के लिए वॉक पे जा सकती है। उनकी मॉम कहती है कि तुम जा सकती हो, लेकिन अपने सर्वेंट को साथ लेकर जाना, जो कि मियुकी को बात अच्छी नहीं लगती है। मियुकी सनसेट का नज़ारा ले रही होती है और सोच रही होती है कि कोई इंसान इतना बेकार कैसे हो सकता है कि जिसको मैं अपना भाई नहीं कह सकती, और कोई इंसान ऐसा भी कैसे हो सकता है जिसको कोई मैजिक ही नहीं आता। मियुकी अपने ख्यालों में गुम होती है कि वो सामने किसी से टकराने वाली होती है। तासुआ उसे खींचकर पीछे कर देता है, लेकिन वो आदमी फिर भी मियुकी से टकरा जाता है। जो तीनों लोगों से वो टकराई होती है वो कोई सोल्जर होते हैं और वो मियुकी को तंग करना चाहते हैं, लेकिन तासुआ आगे आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और वो कहता है कि अपनी गंदी शक्लें मेरी बहन से दूर करो। ये सुनने के बाद ऑब्वियस है किसी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो सोल्जर तासुआ के ऊपर अपनी मैजिकल पावर से स्ट्राइक करता है, लेकिन तासुआ उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो सोल्जर सीरियस हो जाता है और अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। तासुआ कहता है कि तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। वो सोल्जर उसकी कोई बात नहीं सुनता है और तासुआ के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तासुआ उसके पेट पर एक पंच मार देता है और उसको घुटनों पर ले आता है। यहाँ पर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन तासुआ कुछ नहीं करता है और अपनी बहन को वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद जब वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो तासुआ की बहन सोच रही होती है कि उसको मालूम ही नहीं था उसका भाई इतना स्ट्रॉन्ग है और पहली बार उसने अपने भाई के लिए कुछ फील किया। मेंशन में मियुकी हनामी से कहती है कि तासुआ ने उसे आज प्रोटेक्ट किया, जबकि तासुआ कहता है कि वो तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। इस बात पर उसकी माँ इतना हार्श रिप्लाई देती है। वो कहती है कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बेकार जगह मालूम है। उसके बाद तासुआ की बहन रो रही होती है और सोच रही होती है कि क्यों उसका भाई उसका सर्वेंट है। उसके बाद जब उसका नहाना हो जाता है तो हनामी उसके पास आती है और बताती है कि उसकी मदर की तबीयत खराब है उनकी बीमारी के कारण, इसलिए आपको रॉयल पार्टी में उनकी जगह पर जाना पड़ेगा और साथ में तासुआ को भी जाना पड़ेगा। जब तासुआ और उसकी बहन गाड़ी में बैठ जाते हैं तो हनामी सोच रही होती है कि भले ही वो एक एआई रोबोट है, लेकिन उसको तासुआ के लिए बुरा लगता है और वो आशा करती है कि एक दिन दोनों भाई बहन एक साथ रहें। उसके बाद जब दोनों भाई बहन पैलेस पर पहुंच जाते हैं तो सिर्फ तासुआ की बहन की इज्जत करी जाती है और तासुआ को इग्नोर किया जाता है। तासुआ के कजन तासुआ की बहन से मिलने के लिए आ जाते हैं, फिर वो तासुआ को भी नोटिस करते हैं। तासुआ को देखने के बाद वो कजन तासुआ से मिलने के लिए चले जाते हैं मियुकी को छोड़कर। ये बात उनके फादर को अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं कि रियल गेस्ट को छोड़कर ये तासुआ से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो कि एक बेइज्जती वाली बात है। लेकिन मियुकी उनको देख रही होती है। उसने पहली बार तासुआ को स्माइल करते हुए देखा था और उसे जेलसी भी होती है कि आज तक उसके भाई ने उसके लिए ऐसे स्माइल नहीं करी। फिर उसको याद आता है कि
पूरी फैमिली ने उसको बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा है। अगर उसने भी तात्सुओ की स्माइल देखनी थी तो उसको तात्सुओ को ऐसे ट्रीट करना चाहिए था जैसे उसके कज़न कर रहे हैं। जब तात्सुओ दूसरी बार स्माइल करता है तो उसके दिल में फिर से दर्द होने लग जाता है। कुछ वीक्स बाद हनामी तात्सुओ की बहन और उसकी मॉम की पिक्चर ले रही होती है। तो तात्सुओ की बहन कहती है कि क्या वो तात्सुओ के साथ पिक्चर क्लिक करा सकती है। तो इसके लिए तात्सुओ अपनी मदर से परमिशन लेता है तो उसकी मदर मान जाती है। जब वो दोनों अपनी पिक्चर क्लिक करा रहे होती हैं तो लास्ट में मियुकी एक हल्की सी स्माइल करती है। उसके बाद हम नोटिस करते हैं कि उनकी बोट एकदम से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई है। कैप्टन कहता है कि हमारे ऊपर कोई सबमरीन नज़र रख रही है। उसके बाद जब वो सबमरीन उनके ऊपर मिसाइल फेंकती है तो तात्सुओ टाइम को रोक देता है और उन मिसाइल का फ्लो को रोक देता है और उन मिसाइल को ख़त्म कर देता है। मियुकी हैरान होती है कि उसके भाई ने ये कैसे किया, क्योंकि भले ही वहाँ पर मैजिक नॉर्मल था लेकिन बिना कोई डिवाइस के कोई मैजिक कर नहीं सकता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका भाई क्या है और ये कैसे कर सकता है, क्योंकि वो अपने भाई को अच्छे से जानती नहीं है। और उसके बाद उनके घर नेवी का कमांडर आता है और इन्वेस्टिगेट करता है कि उनके ऊपर मिसाइल्स किसने फेंकी थी, जिसका हनामी जवाब देती है कि हमें कुछ नहीं मालूम है। और मिया भी कहती है कि हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो। उसके बाद जब तात्सुओ कमांडर को बाहर छोड़ने के लिए जाता है तो उसकी नजर उस काले आदमी पर जाती है जिससे तात्सुओ की फाइट हुई थी। वो आदमी भी तात्सुओ को बचा लेता है और कहता है कि इसी बच्चे ने मेरे को नॉक किया था और तात्सुओ से माफी भी मांगता है। तात्सुओ उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं और उनका लीडर वहां पर रह जाता है। उनका लीडर तात्सुओ से कहता है कि वो उनके बेस पर आ सकता है प्रैक्टिस के लिए। तात्सुओ अपनी मदर से परमिशन लेता है वहां पर जाने के लिए। उसकी मदर भी मान जाती है क्योंकि घर पर कोई नहीं होता है, सभी को कोई काम होता है। तो मियुकी भी तात्सुओ के साथ जाने की जिद करती है ताकि वो भी थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सीख सके। तो उसकी मदर मान तो जाती है लेकिन वो तात्सुओ से कहती है कि बाहर तात्सुओ मियुकी को हाइनेस नहीं कहेगा बल्कि उससे नाम से पुकारेगा, ताकि सभी लोगों को ऐसा ना लगे कि हम तात्सुओ को गलत ट्रीट करते हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन बारिश को क्रॉस करते हुए उन सोल्जर्स के बेस में पहुंच जाते हैं जहां पर सभी सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और दो सोल्जर्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं विदाउट कोई मैजिक। उसके बाद उनका कैप्टन तात्सुओ से शीबा से फाइट करने के लिए कहता है। शीबा एक बॉक्सिंग चैंपियन होता है अपने कॉलेज में। उसके बाद दोनों फाइटर अपना फाइटिंग स्टांस ले लेते हैं। शीबा तात्सुओ से कहता है कि वो उसके ऊपर इजी रहेगा और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। शीबा तात्सुओ के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है लेकिन तात्सुओ को एक भी पंच नहीं लगता है और तात्सुओ उसे एक स्ट्राइक से हरा देता है। उसके बाद तात्सुओ की अगली फाइट होती है हुरुडा से। तात्सुओ हुरुडा को भी आसानी से हरा देता है। ये सब देखने के बाद तात्सुओ की बहन इम्प्रेस हो जाती है कि उसे मालूम ही नहीं था उसका भाई इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फिर वो सोल्जर तात्सुओ से लड़ने के लिए आ जाता है जिससे तात्सुओ की फाइट हुई थी। वो सोल्जर ये भी कहता है कि वो तात्सुओ से कोई रिवेंज लेने के लिए नहीं लड़ रहा है। कैप्टन तात्सुओ से एक बार पूछता है कि क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो तात्सुओ एग्री कर जाता है लेकिन मियुकी उसे कहती है कि उसे तात्सुओ की फिक्र हो रही है, लेकिन तात्सुओ उसे फिक्र ना करने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों फाइटर अपना स्टांस ले लेते हैं। वो काला आदमी कोई देर करे बिना तात्सुओ के ऊपर मैजिक से अटैक कर देता है। तात्सुओ उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये सब देखने के बाद मियुकी कहती है कि ये तो गलत है, ये तो मैजिक यूज कर रहा है। तात्सुओ कहता है कि लड़ाई में कुछ गलत नहीं होता है। अगर सोचो रियल लाइफ में कोई मेरे से मैजिक करने वाला लड़ने आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को प्रिपेयर रहना चाहिए कि मेरे सामने कौन लड़ने आएगा। उसके बाद फिर से वो आदमी अपना मैजिक यूज करके तात्सुओ की तरफ आ रहा होता है। तात्सुओ भी अपना मैजिक यूज करता है और उसको नीचे गिरा देता है जिससे तात्सुओ की जीत हो जाती है। और उस फाइट के बाद वो सोल्जर भी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है एज अ स्पोर्ट्समैनशिप। और उसके बाद वो अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि वो नेशनल एयर डिफेंस फोर्स में है और उसका नाम डैनी बोनर है। और उसके बाद डैनी तात्सुओ का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। उसके 3 दिन बाद मियुकी गार्डन में वॉक कर रही होती है जब वो तात्सुओ को देखती है और कहती है कि कोई इतना बेकार कैसे होता है कि जो पूरा दिन एनीमे देखता रहता है घर में बैठकर और बाहर जाने का तो सोचता ही
नहीं है। उसके बाद सभी टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी डिफेंसिव वेसल को उनकी एनिमी फोर्स ने तबाह कर दिया है, इसलिए सभी को ये आइलैंड खाली करना पड़ेगा। उसके बाद उनके पास तात्सुआ आता है ताकि वो उन सभी को आइलैंड के शेल्टर पर छोड़ सके। उसके बाद मिया, जो तात्सुआ की मॉम होती है, उसको माया का फोन आता है, जो कि मिया की ट्विन सिस्टर होती है, जो मिया से कहती है कि अब तुम्हें तात्सुआ की फुल पावर को रिलीज कर देना चाहिए, और उसके बाद वो फोन को काट देती है। उसके बाद हमें आर्मी अटैक दिखाई देता है, जो कि उन सभी को शेल्टर की तरफ लेकर जा रहा होता है। शेल्टर में पहुंचने के बाद डैनी उनका पर्सनल ऑफिसर होता है, और उसके साथ कुछ और सोल्जर भी होते हैं। शेल्टर के अंदर कुछ और फैमिलीज भी होती हैं, लेकिन हनामी को कुछ यहाँ पर गलत लग रहा होता है। ये सब के बाद मियुकी को थोड़ी सी टेंशन हो रही होती है। तात्सुआ उसे कहता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तात्सुआ उसके साथ हमेशा है। ये सुनने के बाद मियुकी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और अपना नेम उसके मुंह से सुनकर उसको और भी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद तात्सुआ को महसूस होता है कि कोई गन फायरिंग कर रहा है, लेकिन ये गन साउंड की आवाज थोड़ी सी डिले उनके पास आ रही होती है, तो वो सोच रहे होती हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो तात्सुआ चेक करता है, वो देखता है कि उनकी बिल्डिंग पर एक मैजिक यूज किया गया है ताकि हम अपनी एबिलिटीज को पूरा यूज ना कर सकें। मिया तात्सुआ को बाहर चेक करने के लिए कहती है, लेकिन तभी हम मिया की आंखों को ग्लो करते हुए देखते हैं, और तात्सुआ की आईज भी ग्लो करती हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि मिया ने तात्सुआ की पावर के ऊपर जो लिमिट थी उसे हटा दिया है। तात्सुआ जब बाहर देखता है तो वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और सभी को शेल्टर की तरफ लेके जाने को कहते हैं। तात्सुआ की मदर कहती है कि पहले आप बाकी सभी को ले जाएं, क्योंकि वो तात्सुआ की वेट कर रहे हैं। हनामी मिया से कहती है कि आपको कब से तात्सुआ की इतनी फिक्र होने लगी। मिया कहती है कि मुझे तात्सुआ की कोई फिक्र नहीं है, मुझे बस इन सोल्जर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद उस रूम में डैनी आने की कोशिश करता है, और वो सोल्जर डैनी के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। हनामी अपने स्पेल से एक शील्ड बना देती है, लेकिन वो सोल्जर अपने मैजिक से उस शील्ड को खराब कर देते हैं। डैनी उन सभी को कहता है कि तुम सभी अपने होश में आओ, तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास हमेशा सबसे ज्यादा मैजिक था, इसलिए तुम्हें एक किंग की तरह ट्रीट किया जाता था, तुम हमारा स्ट्रगल कभी नहीं समझ पाओगे। उसके बाद डैनी अपने वेपन्स को ड्रॉप कर देता है और उसके सामने आता है। ये देखने के बाद उसका दोस्त थोड़ा सा तो रुक जाता है। इसी टाइम मियुकी अपने मैजिक से एक सोल्जर को एलिमिनेट कर देती है। तभी वो सोल्जर जो डैनी का फ्रेंड होता है, वो अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देता है, और जिसमें तात्सुआ की बहन और उसकी मॉम और नामी तीनों मर जाते हैं। लेकिन तभी वहां से एक होल होता है, जिसमें से तात्सुआ बाहर आता है, और वो सोल्जर एकदम से एलिमिनेट हो जाता है, और तात्सुआ बाकी के सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है, और सीधा वो अपनी बहन के पास चला जाता है, और वो देखता है कि उसकी बहन मरी नहीं है, उसकी सांसें चल रही है, और वो अपना हाथ उसकी चेस्ट में रखता है और उसे जिंदा होने के लिए कहता है। तभी हम मियुकी के मन में देखते हैं, जिसमें मियुकी सोच रही होती है कि अब वो मरने वाली है, लेकिन उसको तात्सुआ की आवाज आ रही होती है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। मियुकी सोच रही होती है कि तात्सुआ उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि मियुकी ने तो हमेशा उसकी बेइज्जती करी है, और वो सोच रही होती है कि काश वो लास्ट टाइम तात्सुआ से माफी मांग सके, और इतने में वो बेहोश हो जाती है और कह सकते हैं कि वो मर चुकी है। लेकिन तभी हमें बहुत सारे सर्कल्स दिखाई देते हैं, जो कि मियुकी की तरफ ही आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मियुकी के जख्म भरने लग जाते हैं, और मियुकी को होश आने लग जाता है। मियुकी कह रही होती है कि क्या सच में उसका भाई मैजिक को यूज कर सकता है, और क्या वो सबसे पावरफुल मैजिशियन है इस दुनिया में। और जब उसको रियल में होश आता है तो उसकी आंखों के सामने तात्सुआ आता है। तात्सुआ को देखते ही वो उसको अपने गले लगा लेती है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ होता है कि मियुकी ने तात्सुआ को गले लगाया हो। लेकिन तभी मियुकी की नजर अपनी मॉम की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम तो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन तभी तात्सुआ अपनी गन को मिया के ऊपर पॉइंट करता है, और हम देखते हैं कि मिया के जख्म तो हील होने शुरू हो गए हैं, और मिया फिर से जिंदा हो चुकी है। उसके बाद वो हनामी के साथ भी ऐसा करता है, और नामी को भी होश आ जाता है। हनामी ये देखकर हैरान होती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके।